नमस्कार, जय हिंद। ऑप्शनल्स की पढ़ाई अब आप चालू कर रहे होंगे या आप समझ रहे होंगे कि इस समय मुझे कौन-सा ऑप्शनल चुनना है। यू आर लुकिंग आउट फॉर ऑप्शनल्स और जिन लोगों का प्रीलिम्स हो गया है या तो उन्होंने कर लिया है। जो लोग नई तैयारी कर रहे हैं 2025-26 के अटेम्प्ट के लिए, आप भी सेशन को अंत तक सुन लीजिएगा क्योंकि ऑप्शनल कैसे चुनना है और एक बेहतरीन ऑप्शनल जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी है। अपना अगला कुछ मिनट्स हमारे लिए आप रख लीजिए ताकि आपको हम ऑप्शनल के जो डिबेट, डिस्कशन है, उस पे दी एंड लगा सकें। इसके बाद हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आप यूट्यूब के म्यूजियम में ऑप्शनल के बारे में बहुत ज्यादा सर्च ना करें क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो लुकिंग फॉर ऑप्शंस अगर आपकी सच्चाई ये है तो आप ईमानदारी से थोड़ा सुन लें, आपको फायदा ही मिलेगा। लेट्स स्टार्ट द सेशन और पहले चीज स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ चीजें बता दें कि हमारे यहाँ पे एक बेहतरीन ऑफर भी है। आप पूरा जीएस का कोर्स रख सकते हैं 24999 में सीएमसी कोड यूज करके। आपको एक कोड यूज करना होता है जो कि सीएमसी है और आपको पूरा उसमें लाभ मिल जाएगा। ये ऑफर 2499 का आपको 15 महीने का कोर्स मिल रहा है। इसके साथ ही में 3 बैचेस जो आज कल से चालू हो चुका है, एक आज है और एक कल चालू होने वाला है। मंजिल, अचीवर्स और लक्ष्य बैच। सीएमसी कोड लगाएं और तुरंत आप इसमें जुड़ जाएं। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आपको सीएमसी कोड लगाना होगा। 2026 के लिए भी यही चीज है। ये बैच जून 29 से चालू हो रहा है। हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, पर पहले आइए ऑप्शनल की बात करते हैं। ऑप्शनल का डिलेमा किसको नहीं खाता है? सब लोग परेशान रहते हैं कि मुझे कौन सा ऑप्शन लेना है, कौन सा नहीं लेना है, और इसके कुछ पैमाने भी हैं। क्योंकि आप एक बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको लगता है कि मुझे मेरा ऑप्शनल क्या इस बैकग्राउंड के आसपास चुनना चाहिए या फिर मैं अपने बैकग्राउंड को छोड़कर कोई और ऑप्शनल चुन लूं। कुछ लोगों को पीयर प्रेशर भी बहुत अपने ऊपर फील होता है। कुछ लोग को ये लगता है कि चूंकि मेरे साथ वाला ऐसा ले रहा है, वो मैं इसलिए ले लूं क्योंकि मेरे साथ वाला ले रहा है, मेरा दोस्त ले रहा है, मेरा ग्रुप बन जाएगा। एक ये भी प्रेशर बना रहता है और कई बार आपको पूछा ही नहीं जाता, आपको बस किसी ऑप्शन में डाल दिया जाता है। आप कोचिंग पहुंचते हैं, आपको डाल दिया जाता है। तीसरा, आप ये भी ढूंढने में लगे रहते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, किस ट्रेंड में कितना नंबर आ रहा है और मैं कितना पा सकता हूं। चौथा, कई बार आप अपना इंटरेस्ट भी देख लेते हैं कि मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो अभी हमने अपना वर्डिक्ट नहीं दिया है, हम बस आपको बता रहे हैं कि ऑप्शनल की डिलेमा हमें क्यों रहती है। आपका इंटरेस्ट कुछ और है, बैकग्राउंड कुछ और है, पीयर प्रेशर कुछ और बना रहा है और साथ ही में आपको लगता है कि ट्रेंड क्या है। इन सब के बीच में उधेड़ बुन में इंसान फंसा रहता है। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि आखिर हम इस ऑप्शनल के ऊपर इतना सोच क्यों रहे हैं। इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये 500 नंबर का जो अहमियत रखता है और दो पेपर 250-250 नंबर के, ये 250-250 नंबर के पेपर आपकी जिंदगी बदल सकते हैं और बड़े अच्छे पैमाने पे बदल सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ रैंक देखें तो रैंक 1 से लेकर रैंक 74 36 जो आप देखेंगे, एक बहुत कॉमन चीज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो टोटल स्कोर इनका आया है वो 300 के ऊपर ही आया है। 319, 325, 312, 305, 315, 319, मतलब 300 प्लस अचीवेबल है मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। इतना ही नहीं, अगर आप इसको भी देखें तो 2018 की भी बात करें तो मैथमेटिक्स में भी आप देखेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, 300 के बहुत प्लस चला गया नंबर। आप एंथ्रोपोलॉजी में ऐड कर दीजिए, ज्योग्राफी में ऐड कर दीजिए, 300 प्लस नंबर बन रहा है। और जिनका 300 प्लस नंबर बन रहा है वो एक बढ़िया रैंक लेकर बैठे हैं। इसका मतलब है अगर मैं इस सब्जेक्ट को किंग मेकर सब्जेक्ट का दर्जा दूं तो कुछ गलत नहीं है। ऑप्शनल के पेपर में अगर आप 500 में से 310, 320 या 300 भी ले आते हैं तो आप अपना नाम फाइनल लिस्ट में ढूंढ सकते हैं, मिल सकता है। यही नंबर अगर कम होके 250 240 पे रुक जाए तो कहीं ना कहीं शायद मेरा रैंक आने की जो पॉसिबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी। भले ही आपने एसए में बहुत अच्छा किया हो, भले ही आपने जीएस में बहुत अच्छा किया हो, पर फिर भी यहाँ पे सीधे 60-70 रेंज का एक गैप रह जाता है जो शायद टॉपर और आपके बीच में दिखेगा। इसीलिए अपने ऑप्शनल को चुनते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आई हैव टू स्कोर अराउंड 300। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ इट, क्या सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितना नंबर दिलाएगा? इसका जवाब फिलहाल के लिए हम आपको बता दें, नहीं है। हर ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बढ़िया है। हर ऑप्शनल सब्जेक्ट में लगभग उतनी ही चीजें हैं जो बाकी आप आसपास के सब्जेक्ट्स में देखेंगे उतनी ही मिलेंगी। कुछ छोटा मोटा बड़ा और छोटा हो सकता है, पर ये डिपेंड सब्जेक्ट पे नहीं करता, ये डिपेंड आप पे करता है। आपने उसकी तैयारी कैसे की है, क्या डायनामिज्म के साथ की है और आप कितने इंटरेस्ट के साथ उसको लेकर चल रहे हैं, उस पे पूरा निर्भर करेगा कि आप ऑप्शनल में कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। अगर ऑप्शनल आपके ऊपर थोपा गया है तो आप उसमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम आपको फिर से बोले, ऑप्शनल चुनना बहुत वाइज डिसीजन है। पर कोई ऑप्शनल बुरा है, कोई अच्छा है, ये कहीं बात नहीं रहती। ट्रेंड में जो आपको चीजें दिखती हैं वो इसलिए है क्योंकि हो सकता है उस साल बहुत लोगों ने उस पेपर से अटेम्प्ट किया और अच्छे खासे लोगों का हो गया।
जिस साल बहुत साल ऐसे भी होते हैं जिसमें उस पेपर में बहुत सारे लोग नहीं रहते, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पेपर कहीं से बुरा हो गया या ऑप्शनल वो थोड़ा-सा बैक हो गया, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप पे डिपेंड करता है, वेयर आर यू पुटिंग योर एफर्ट्स एंड वेयर आर यू ट्राइंग टू सेट योर माइंड सो दैट मैं उस ऑप्शन में 300 पा जाऊँ। अगर ये डिस्कशन थोड़ा-सा आगे लेके चलें, तो हम आपके सामने कुछ रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स रखते हैं जो यूपीएससी आपको देता है। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी यू कैन हैव दीज़ सब्जेक्ट्स, पूरी लिस्ट है आपके पास जिसमें से हमने कुछ चुनिंदा निकाले जो बहुत सारे लोग लेते हैं। जैसे सबसे पहला नाम हमने ज्योग्राफी का ऊपर लिखा हुआ है और हम डिस्कशन करना चाहते हैं कि कैसे ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आप इनमें से कैसे चुन सकते हैं। पहली बात, आइए देखते हैं कि इनमें से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लिखे हुए हैं, ज्योग्राफी, पीएसआईआर मतलब पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, पबैड, एंथ्रो, एग्रीकल्चर, फिलॉसफी, लॉ, हिस्ट्री, मैथ्स, इंजीनियरिंग के आप सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री ये भी ले सकते हैं। आपके पास लिटरेचर के सब्जेक्ट हैं जैसे कन्नड़ा लिटरेचर है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश लिटरेचर है। आप साइकोलॉजी ले सकते हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ले सकते हैं और मेडिकल साइंस भी सब्जेक्ट है आपके पास। तो सब्जेक्ट्स की कमी नहीं है। पर इन सब्जेक्ट्स को आइए देखते हैं कि कितना क्वांटम इन सब्जेक्ट्स का होगा। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले क्वांटम का पैरामीटर लगाते हैं कि कौन बड़े सिलेबस का है और कौन छोटे सिलेबस का है। चालू करते हैं ज्योग्राफी से ही। ज्योग्राफी बिल्कुल क्लियर है कि ये मीडियम से लार्ज इसका सिलेबस पड़ता है। पीएसआईआर भी इसी रेंज में पड़ता है जो कि मीडियम से लार्ज के श्रेणी में पड़ेगा। सोशियोलॉजी आपका हम स्मॉल से मीडियम रखेंगे क्योंकि इसका सिलेबस इन सब के मुकाबले, ऊपर के दो के मुकाबले थोड़ा कम है। पबैड भी हम स्मॉल से मीडियम के रेंज में रखना चाहेंगे। एंथ्रोपोलॉजी आप स्मॉल मान सकते हैं। अब इस स्मॉल का मतलब ये नहीं कि बहुत छोटा सिलेबस है। अगर मैं रिलेटिवली कंपेयर कर रहा हूं तो यहां पे एक और फैक्ट आने वाला है जिसमें ओवरलैप ऑफ जीएस हम देखेंगे। तो वहां पे आप समझ जाएंगे कि क्यों कोई सब्जेक्ट बड़ा हो जा रहा है ऑप्शनल का और कोई क्यों छोटा हो जा रहा है। तो एंथ्रोपोलॉजी को हम स्मॉल रखते हैं। एग्रीकल्चर भी आप स्मॉल से मीडियम मानकर चल सकते हैं। फिलॉसफी स्मॉल से मीडियम आप मान सकते हैं। लॉ जितना हमने देखा है मीडियम से लार्ज है। हिस्ट्री भी आपका मीडियम से लार्ज पड़ता है। मैथ्स आपका ट्रिपल एक्सेल है, बहुत लार्ज सिलेबस है इसका मैथ्स का। तो जो लोग मैथ्स लेते हैं वो समझ सकते हैं कि उनको क्या-क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है और बहुत बड़ा सिलेबस है मैथ्स का। अगर आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ये भी डबल एक्सेल तो आते ही है। अच्छा खासा यहाँ पे भी सिलेबस दिखता है। फिजिक्स अगेन आई वुड से डबल एक्सेल और लार्ज विद केमिस्ट्री। लिटरेचर सब्जेक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो ये मीडियम से लार्ज होते हैं और यहाँ पे लोग अपने बैकग्राउंड के हिसाब से चुनने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी भी हमारा मीडियम से लार्ज पड़ता है। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी भी हमारा मीडियम से लार्ज पड़ता है और मेडिकल साइंस मेरा लार्ज पड़ता है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वांटम और मैग्नीट्यूड ऑफ दीज ऑप्शनल पेपर्स आई हैव जस्ट सेट अप कि कौन कितना हो सकता है, किसका कितना ज्यादा सिलेबस है, किसका थोड़ा सा कम है रिलेटिवली। तो जैसे एंथ्रोपोलॉजी अलग से दिख रहा है यहाँ पे स्मॉल लेते हुए और कुछ जगहों पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसका बल्क हो सकता है पढ़ने के लिए, क्वांटम के आधार पर है। अभी और क्या इसमें आपको देखना, देखते हैं आइए। अगर हम इसमें बताएं आपको ओवरलैप विद योर जीएस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा पैमाना है, ओवरलैप विद जी। आइए देखने की कोशिश करते हैं। ओवरलैप विद जीएस अगर आप देखेंगे या फिर जीएस के साथ अगर हम एससे भी जोड़ लें तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको दिमाग में रखनी है। हम फिर से ज्योग्राफी से चालू करेंगे। अगर आप ओवरलैप ढूंढ रहे हैं तो आप पूरा पेपर 1 का ओवरलैप है, जीएस मेंस का पूरा पेपर 1। दूसरा पेपर 3 में अच्छा खासा ओवरलैप है, प्लस एसए में ओवरलैप है, बहुत बड़ा ओवरलैप इसका बनता है। इसीलिए ज्योग्राफी एज एन ऑप्शन थोड़ा सा ब्रॉड हो गया क्योंकि इसमें आप समाज भी पढ़ रहे हैं, रीजनल डेवलपमेंट भी पढ़ रहे हैं, आप साथ ही में पेपर 1 भी पढ़ रहे हैं। अभी हम इसको पूरे विस्तार से भी आपको बताएंगे। पीएसआईआर की आप बात करते हैं तो आपको पेपर 2 में इसमें मदद मिलती है। सोशियोलॉजी की बात करते हैं आप तो पेपर 1 में मदद मिलती है, प्लस एसए में मदद मिलती है आपको। पबैड भी आपके पेपर 2 में काम आता है। एंथ्रो आपको ऐसे किसी पेपर में लगाने नहीं मिलेगा कि मैं इसको पेपर 1 2 3 में पढ़ लूं। तो एंथ्रो का कोई ऐसा ओवरलैप नहीं दिखता है। एग्रीकल्चर का ओवरलैप बहुत बहुत ज्यादा तो नहीं, पर पेपर 3 के एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन आया है तो थोड़ा बहुत हो सकता है ओवरलैप, उससे ज्यादा नहीं। फिलॉसफी का ओवरलैप सिर्फ ऐसे को छोड़कर कहीं आपको नहीं दिखेगा। लॉ का ओवरलैप आपको पेपर 2 में दिख सकता है, उसके ऊपर कहीं नहीं दिखेगा। हिस्ट्री का पेपर 1 में ओवरलैप है। मैथ्स, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, इन सब का ओवरलैप आपको कहीं नहीं दिखने वाला। नोवेयर यू विल हैव एन ओवरलैप।
लिटरेचर सब्जेक्ट्स का ओवरलैप कहीं नहीं है, साइकोलॉजी का ओवरलैप कहीं नहीं है, या फिर सिंपल अगर आप फिलॉसफी जोड़ें तो पेपर 4 में भी फिलॉसफी हो सकता है, साइकोलॉजी आपका वहां पे भी नहीं मिलेगा। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी आपको कहीं मदद नहीं कर सकता, मेडिकल साइंस आपके जीएस पेपर मेंस में तो मदद नहीं करेगा। और इसी को अगर मैं पीटी के हिसाब से देख रहा हूं तो पीटी में आपको कौन कौन मदद कर सकता है? अगर प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में आपको मदद करने के लिए ज्योग्राफी है जो कि मदद करेगा, आपको पबैड थोड़ा मदद कर सकता है, आपको हिस्ट्री मदद करेगा, आपको पीएसआईआर थोड़ा मदद कर सकता है। इसके अलावा आपको पीटी में मदद करने के लिए कोई नहीं है। मेरा दूसरा पैमाना था देखने का कि कहां ओवरलैप हो रहा है जीएस से, तो जिसका जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उसका उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा, जो आपने पहली बार में देखा। अब हम तीसरे पे चलते हैं कि कौन कितना डायनेमिक है, कौन कितना डायनेमिक है, आइए ये समझते हैं। अगर मैं डायनेमिज्म की बात कर रहा हूं, या मैं अगर थोड़ा करंट अफेयर्स की इस पे बात कर रहा हूं कि क्या ये चेंज होते हैं, आर दे प्रोन टू एनी चेंजेस और एनी अपडेट, आइए इस पे देख लेते हैं क्या कोई अपडेट्स आते हैं इसमें। अगर आप ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो जी हाँ, यहां पे आप देखेंगे तो अपडेट होता रहता है, और करंट अफेयर्स से बहुत बड़ा लिंकेज भी है यहां पे। तो क्वेश्चन कई बार करंट अफेयर्स और अपडेट को देखते हुए भी आ जाते हैं। अगर आप दूसरा पार्ट यहां देखें पीएसआईआर का, तो बिल्कुल करंट अफेयर्स और अपडेशन यहां पे भी आपको दिखे। सोशियोलॉजी में बहुत ज्यादा आप अपडेट नहीं देख सकते, नो सच चेंज। हो सकता है थोड़ा बहुत आपका करंट अफेयर्स में क्वेश्चन टॉपिक उठ के आ जाए, पर नो सच अपडेट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करंट अफेयर्स प्लस अपडेशन आपका थोड़ा थोड़ा होता रहता है। एंथ्रो में कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी तो आपके एवोल्यूशन की बात है, और जितना एवोल्यूशन होना था वो हो चुका है, अभी भी हो रहा है। पर मेरे पास जो थियरिस्ट हैं या जो भी थियरीज में पढ़ रहा हूं, वो सब यहाँ अब उपलब्धि नहीं है हमारे सामने, सब खत्म हो चुके हैं। उन्हीं की थियरीज हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं का एवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी में कोई अपडेट नहीं है, ना ही कोई ऐसा एग्रीकल्चर में थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिलोसफी में आपका कोई अपडेट नहीं है, लॉ में आपका करंट अफेयर्स हो सकता है, हिस्ट्री में कोई अपडेट हो ही नहीं सकता, कोई डायनेमिज्म नहीं है। मैथ्स इन सब में कोई आपका अपडेट नहीं हो सकता। लिटरेचर सब्जेक्ट में कोई अपडेट नहीं है, तो लिटरेचर लिखने वाले ही अभी चले गए हैं किसी दूसरे दुनिया में, तो कहां से करेंगे। साइकोलॉजी कोई अपडेट नहीं, इसमें बहुत मुश्किल है, और मेडिकल साइंस में बहुत मुश्किल है। तो मेंस के हिसाब से देखें तो डायनेमिक सब्जेक्ट जो मेरे सामने आ रहे हैं, ज्योग्राफी बहुत डायनेमिक है, पीएसआई डायनेमिक है, सोशियोलॉजी थोड़ा बहुत है, पबैट भी थोड़ा बहुत दिखता है, बाकी सब आपको बहुत डायनेमिक नहीं दिखेंगे। इसका मतलब मैं डायनामिज्म चुन क्यों रहा हूं? आई वांट टू सी हाउ मच अपडेट्स, हाउ मच करंट अफेयर्स आर देयर इन माय ऑप्शनल सब्जेक्ट, सो दैट जब मैं ऑप्शनल को पढ़ूं तो मैं करंट अफेयर्स को भी उसको जोड़ सकूं, साथ साथ में लिंकेज बना सकूं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो शायद हमें देखनी चाहिए। हमने आपको तीन चीजें दिखाई, कैसे आपका क्वांटम बड़ा है, कैसे ओवरलैप विद जीएस है, और तीसरा कौन कितना डायनेमिक हो सकता है। अब रही बात स्कोरिंग की, तो सारे सब्जेक्ट स्कोरिंग है, पर हाँ, इसमें कुछ छोटा सा भेद हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। वो छोटा सा भेद ये है कि कुछ सब्जेक्ट जैसे जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, इनका स्कोर इजीली 300 प्लस जाता है। तो ये इजीली हम यहां पे बोल सकते हैं 300 प्लस जाता है। मेरे पास कुछ लिटरेचर सब्जेक्ट्स भी हैं जो आपको 300 के रेंज में ला सकते हैं, 300 की रेंज में ये भी ला सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं इनसे ताल्लुक रखते हैं, जैसे आप ज्योग्राफी की बात करें, आप पीएसआईआर का बात करें, आप साइकोलॉजी का बात करें, तो यहां पे भी आपका जो रेंज बनता है वो 300 के आसपास रेंज बनता है, 300 प्लस भी आपका रेंज बन सकता है, इनमें 300 प्लस रेंज भी बन सकता है। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा थियोरेटिकल हैं, आप उसमें जो भी लिखेंगे वो बहुत सब्जेक्टिव रह जाएगा। तो मेरे पास कुछ सब्जेक्टिव भी, जैसे आप सोशो का बात करते हैं, हालांकि सोशो एक सेफ सब्जेक्ट तो है, पर अगर आप इसमें उम्मीद करेंगे कि 300 प्लस आ जाए तो थोड़ा मुश्किल है लाना। यहीं पे आप अगर बात करेंगे, मान लीजिए फिलॉसफी की, आने को आ सकता है, यहां तक कि साइकोलॉजी में भी आ सकता है, पर बहुत मुश्किल है लाना। 300 प्लस जाना बहुत मुश्किल है इसमें। मेरे जितने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं वहां पे 300 प्लस आना बहुत आसान है। मैथ्स ले लीजिए, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, इसमें अगर कोई पढ़ा है तो ला सकता है। पर इन जगहों पे 300 प्लस में ला सकता हूं, इधर मुझे लाने में थोड़ी चुनौती हो सकती है। पबैट जैसे है, पबैट में आप कोशिश करते हैं पर फिर भी हो सकता है, फिलहाल को जितना हमने साल देखा है कि 300 को पहुंचाना बड़ा मुश्किल लगता है यहाँ पे। इसीलिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो भी अपने नेचर के हिसाब से बहुत ज्यादा स्कोर करने की अनुमति नहीं दे पाते हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे स्कोर किया जा सकता है। अब आपका अगला सवाल हो सकता है, तो मैं चुनूं कैसे, हाउ डू आई चूज माई सब्जेक्ट ऑफ ऑप्शनल। हम आपको एकदम क्लियर और फ्रैंकली यहां बताना चाहेंगे कि अगर आपको अपना चुनना है सब्जेक्ट या ऑप्शनल,
तो सबसे पहले आप टटोलना चालू करिए विद वन पैरामीटर, क्या उस सब्जेक्ट में मेरा बैकग्राउंड है? अगर मेरा बैकग्राउंड उस सब्जेक्ट में है, तो मैं उस सब्जेक्ट के प्रति झुकाव बना सकता हूं, मैं जा सकता हूं, क्योंकि मुझे सब कुछ स्क्रैच से चालू नहीं करना है। मेरे पास ऑलरेडी कुछ नॉलेज है। दूसरा, मेरा बैकग्राउंड बस है पर मैंने कभी इंटरेस्ट उसमें दिखाया नहीं, तो मेरा इंटरेस्ट आगे भी नहीं बनेगा, तो आप उसको मत चुनिए। अगर आपने बस ग्रेजुएशन कर ली है घसीट के, तो आपका वो बैकग्राउंड नहीं मानेंगे। वो तभी बैकग्राउंड है जब आपने उसमें बड़े मेहनत से पढ़ाई की है। तो दूसरा मेरा जो बेस आता है वो आता है इंटरेस्ट का। आप अपने इंटरेस्ट को टटोलिए कि कहां मेरा इंटरेस्ट बन रहा है। इंटरेस्ट कैसे टटोला जाए इसको सुनिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, आप कुछ जीएस की क्लासेस देखें जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, अगर वो जीएस में ओवरलैप रखता है। नहीं तो आप सिलेबस हर सब्जेक्ट का जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है उसका देखें, और उसे कहीं ना कहीं से डेमो क्लास देखें कि आखिर क्या है इसमें। इन 3 चीजों को करने के बाद आप अपना इंटरेस्ट बना सकते हैं। जैसे आपका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तो आप हमारी ज्योग्राफी की क्लास देखिए और आप अपना इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं इंटरेस्ट बना सकता हूं, तो आप जुड़ने का सोच सकते हैं। तीसरा, आप ये भी चेक करिए कि क्या मैं इसमें स्कोर कर सकता हूं? क्या मैं कुछ यूनिक इसमें प्रॉपर्टी ला सकता हूं? क्या मैं इसको अच्छे से समझकर लिख सकता हूं, आर्टिकुलेट कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं, तो ये आपका सब्जेक्ट स्कोर बनाएगा आपके लिए। क्योंकि सब्जेक्ट सारे स्कोरेबल होते हैं। आपको अपना इंटरेस्ट, अपनी शैली बनानी है। तो स्कोरेबिलिटी के फैक्टर में भी आप देख सकते हैं। जीएस ओवरलैप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा कोई सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा ओवरलैप करता है, तो मैं उसको पहले चुनना चाहूंगा बेस्ड अपॉन ऑल्सो कि मेरा इंटरेस्ट भी हो। ऐसा नहीं कि बस स्कोरेबिलिटी देखकर। अगर मेरा इंटरेस्ट एंथ्रो में है, पर उसका जीएस में ओवरलैप नहीं है, तो भी मैं इंटरेस्ट के हिसाब से जाना चाहूंगा। तो सबसे प्राइमरी फैक्टर तो मेरा इंटरेस्ट है, और इसका रीजन ये है क्योंकि मुझे इसको अगले कुछ सालों तक पढ़ना है। 1 साल या 2 साल तो मिनिमम आपको पढ़ना ही है, या कुछ महीने तो पढ़ना ही, इसलिए मुझे इंटरेस्ट अपना बना के रखना है, जो मुझे हमेशा पैशन देता रहे इसको पढ़ने का। आप आज कोई चीज चुन लेंगे और आपका पैशन नहीं है उसको पढ़ने का, यू विल नॉट बी एबल टू कैरी इट मच फॉरवर्ड। तो पैशन, इंटरेस्ट मेरा सबसे जरूरी है। बैकग्राउंड हो ना हो अलग बात है, पर अगर मेरा पैशन है तो मैं जरूर उसी को लूंगा। उसके बाद मैं देख सकता हूं मेरा बैकग्राउंड है कि नहीं है, मेरा स्कोरेबिलिटी बन सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट है तो आप स्कोर भी करेंगे, और जीएस ओवरलैप नहीं भी है तो भी आपको उसमें जाना चाहिए। अकेडमिक सपोर्ट कितना है उस ऑप्शनल के लिए, ये भी आपको देखना होगा। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट बहुत है, आपका इंटरेस्ट मान लीजिए कोई लिटरेचर पढ़ने में, पर आप कैसे पढ़ेंगे? क्या आपको कोई एकेडमिक सपोर्ट है? कोई मेंटर है, कोई टीचर है, कोई एजुकेटर है? अगर नहीं है, तो आप उस दुनिया में बस घूमते रह जाएँगे, लिटरेचर की। आप समझ नहीं पाएँगे मुझे कहाँ पे रुकना है, क्या पढ़ना है। इसलिए एकेडमिक सपोर्ट भी देखिएगा, क्या मेरे पास सपोर्ट है? क्या मेरे पास रिसोर्सेज़ हैं? सोर्सेज़ है पढ़ने को? अगर मेरा इंटरेस्ट किसी चीज़ में है, तो मैं देखूँगा कि क्या मेरा एकेडमिक सपोर्ट मिल रहा है, क्या सोर्सेज़ मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं, गो विद इट। अगर नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट को किसी और पे शिफ्ट करिए, क्योंकि इंटरेस्ट आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप ये सब को भी सही से निभा पाएँगे। अगर इंटरेस्ट है किसी में और उसको आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यू कैन नॉट गो विद इट। या मुश्किल होगा, आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, या तो उसके लिए तैयार होइए, इतना इंटरेस्ट है आपका। पर नहीं, तो आप इंटरेस्ट अपना बदलिए, थोड़ा-सा कुछ और चीज़ में रुझान दिखाइए, कोशिश करिए, और फिर आप एकेडमिक सपोर्ट और सोर्सेज़ को देखने निकलिए। क्योंकि बिना इसके ऑप्शनल पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ऑप्शनल एक टेक्निकल नॉलेज, एक एक्सपर्ट सब्जेक्ट है। उसमें आपको अपना एक्सपर्टीज़ दिखाना है। तो एग्जामिनर वहां पे वेट कर रहा है आपका एक्सपर्टीज देखने का। अगर आप नहीं दिखा पाएंगे तो गलत हो जाएगा। इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा कि मेरा इंटरेस्ट सर्वोपरि है। उसके बाद मैं एकेडमिक सपोर्ट, जीएस और लैब सोर्सेज देखूंगा। मेरा अगर इंटरेस्ट है तो मैं कुछ भी कर लूंगा। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। पर हाँ, ऐसा भी नहीं इमोशनल हो जाना है कि नहीं मैं तो यही लूंगा, भले ही कुछ ना हो, मैं प्रूफ करके सबको दिखा दूंगा। इतने इमोशंस अगर आएंगे तो हवा हो जाएगा इंसान। तो इमोशंस को कंट्रोल करते हुए लॉजिकली सोचिएगा कि मेरा इंटरेस्ट तो है, पर क्या मेरे पास सपोर्ट है? अगर नहीं है, दूसरे में इंटरेस्ट बना के देखता हूं। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो आपके पास चारा नहीं। और एक बात याद रखिएगा, बहुत लोग मिलते हैं और वो ये काम करते हैं। आप महीनों सोचते रहते हैं कि मैं क्या करना है, कैसे करना है। महीनों नहीं चाहिए इसको सोचने के लिए। यू आर वेस्टिंग टाइम। इट्स अ वेरी फ्यूटाइल एक्सरसाइज दैट यू वेस्ट योर टाइम डिसाइडिंग एन ऑप्शनल। आप आइए, आप 2 हफ्ता दीजिए, 20 दिन दीजिए, हम आपको बोलेंगे 30 दिन आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर 30 दिन के बाद आपको पता होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट ये है, मैं इसको लंबे तरीके से पढ़ सकता हूं, मैं इसमें आंसर लिखने के लिए तैयार हूं, और मैं एकेडमिक सपोर्ट ढूंढ चुका हूं, मेरा रिसोर्स मेरे साथ तैयार है। अगर आपके पास ये सब जवाब 30वें दिन पे है, तो आप बेहतर तैयारी में हैं। नहीं तो लोग क्या कर रहे हैं?
3 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, सोच रहे हैं सर अभी, सोच रहे हैं अभी कौन-सा लेंगे। इतना सोचेंगे तो आप शादी में भी नहीं अपने जितना आप यहाँ सोच रहे हैं। कोशिश करिए, दोनों ही लाइफ चेंजिंग इवेंट है, पर यहाँ पे आपको इसलिए बस सोचना है क्योंकि आपको समय कम मिला हुआ है। शादी का कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है या उम्र का ऐसा लिमिट नहीं है, आप 2-3 साल बाद भी करेंगे तो चलेगा। पर इधर आपको समय लिमिटेड है। अगर ये लिमिटेड समय को आपने खराब कर दिया तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसीलिए बहुत सोच समझ के आपको यहाँ पे अपना डिसीजन लेना होगा और डिसीजन लॉजिकली, रैशनली आपको लेना होगा। हम आपको अब अगली चीज में लेके चलना चाहते हैं जो कि अब हम अपनी बात करेंगे। ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, जिसका हमने कोर्स चालू किया उसका नाम है जियो म्यूजिंग्स। अभी सुनिएगा, वेट वेट वेट, हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे जियो म्यूजिंग्स आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। इसका ओवरलैप अभी आपने देखा, पेपर 1, पेपर 3, एसे, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट और पीटी का सबसे बड़ा ओवरलैप आपको मिलता है। प्रीलिम्स में तो बहुत बड़ा ओवरलैप, और इस बार के पेपर ने भी ये सिद्ध कर दिया। तो जियो म्यूजिंग्स है, जियो चिंतन है, जियो चिंतन, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं है, अपने को जीना है ज्योग्राफी। तो जो ज्योग्राफी जिएगा वो चिंतन करेगा, तो ज्योग्राफी में चिंतन करना ये हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स है। आइए समझते हैं कुछ और चीजें कि ज्योग्राफी मेरे कितने नंबर गए हैं आज तक। आपको मन में सही चीजें बैठाने के लिए आपको बता दें, यहाँ 327, 324, 298, 326, 321, 306, 305 ये नंबर आए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ज्योग्राफी में 300 प्लस नहीं आए हैं, 327, 324, 321 नंबर भी आए हैं। These numbers have come in geography optional only. तो एक दुविधा मेरी खत्म होगी कि क्या स्कोरेबिलिटी वाला पोर्शन है, इन लोगों ने अपने हिसाब से डायनामिज्म दिखाया और इन्होंने स्कोर किया है। Hence 300 प्लस इज अचीवेबल। पहला पैरामीटर मेरा सेट होता है। दूसरे पैरामीटर में हम आपको लेके चलते हैं कि आखिर मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल को मैं क्यों पढ़ूं, मुझे पढ़ना क्यों है। इसका जवाब हम आपको देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़कर क्या मिलने वाला है? आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़कर मिलने वाला है एक एज मिलने वाला है। ये एज कहां मिलेगा, हम आपको सीधे लेकर चलते हैं आपके एज पर। आइए, इस पे आएंगे हम, पर आपको हम एज पर पहले लेके चलते हैं। आइए, एज आपको मिलता है जीएस में। कैसे मिल रहा है एज? पेपर 1 पूरा आपका मेंस का जीएस पेपर 1, सोचिएगा पूरा आपका ज्योग्राफी तैयार है। आपका पेपर 3 का क्या क्या तैयार है? रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ये पूरा तैयार है। इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इतना ही नहीं, आपका एसए का बहुत बड़ा पार्ट तैयार है बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। आपने बहुत कुछ इसमें पढ़ा है, रीजनल डेवलपमेंट से लेकर रीजनल डिस्पैरिटी, कैसे फेडरल स्ट्रक्चर कहां पे अलग है, कौन सी आईआर की बातें आप कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप जब इंडिया का फिजिकल सेटिंग पढ़ेंगे तो आप आईआर में भी बड़े पावरफुल हो जाएंगे, आईआर में भी आपको मदद मिलेगी। तो जीएस के ओवरलैप के कारण मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल को चुनने की कोशिश की है। आपको एसए में बहुत बढ़िया मदद मिलेगी। इंटरव्यू में चूंकि आप एक होलिस्टिक प्रिपरेशन कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का, इसलिए इंटरव्यू में भी आपको कॉन्फिडेंस तो रहेगा। मुझे कोई भी पूछे सामने वाला कि श्रीलंका की क्या दिक्कत है, मैं बता दूंगा। मालदीव्स क्यों चालदीव्स है, मैं ये बता दूंगा। और साथ ही में मुझे करंट अफेयर से जुड़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, और लोकेशन मेरे लिए बड़ी आसान हो जाती है, लोकेशंस मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगी, जो कि पीटी में, प्रीलिम्स में मेरी बहुत मदद करेगी। तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स जो लोकेशन बेस्ड आता है वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और दूसरा, मेरा प्रीलिम्स में तो ज्योग्राफी का अच्छा खासा भरमार आ रहा है। इसके साथ ही चूंकि मैं इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहा हूं, तो इन्वायरमेंट मेरा पीटी में भी काम आने वाला है। आंसर राइटिंग, जी हाँ, आप जब ज्योग्राफी के आंसर्स लिखेंगे तो हम आपको पर्सनली आर्टिकुलेशन स्टाइल बताएंगे। अगर आपने ऑप्शनल का आंसर लिख दिया तो आप एसए और जीएस को तो एक बढ़िया तौर पे लिख ही देंगे। तो आपका आर्टिकुलेशन अगर इंप्रूव हो गया, जो कि हम लोग ऑप्शनल की पढ़ाई में करते हैं, तो आप बेहतर आंसर अपने जीएस में और एसए में भी लिखेंगे। तो ये कारण है जो हम आपको बोले कि आपको एक एज मिला हुआ है, वेर यू कैन ट्राई टू चूज योर ऑप्शनल एज ज्योग्राफी। अब आप पूछेंगे सर कि सिलेबस क्या है? सर बताते हैं आपको सिलेबस। सिलेबस हर किसी ऑप्शनल का दो पेपर में डिवाइडेड है, पेपर 1 और पेपर 2। ज्योग्राफी का पेपर 1 में दो पार्ट है, एक है फिजिकल ज्योग्राफी और एक है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी हर फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, भले ही वो आपके टेरेन से हो, अर्थ क्रस्ट से हो, एटमॉस्फेयर से हो, ओशन से हो, बायो ज्योग्राफी से हो, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से हो, सब कुछ इसमें आपका आता है। मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू कैन सी एंड टच एंड फील विल बी देयर एज फिजिकल ज्योग्राफी इन फ्रंट ऑफ यू। दूसरा जो मेरा चंक है, पेपर 1 का जो दूसरा पार्ट है मेरा, वो ह्यूमन ज्योग्राफी का है। ये और भी इंटरेस्टिंग है ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि आप
ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से पैदा हुआ, आप और हम इस अर्थ को बदलने में लगे हैं। तो मेरे बहुत सारे इंडस्ट्रियल पैटर्न बने, मेरे बहुत सारे माइग्रेशन के पैटर्न बने, मेरा पॉपुलेशन हर जगह का अलग बना, मेरे कुछ थियरीज बने जिसके हिसाब से मैं रह रहा हूं, जिसके हिसाब से मेरा ज्योग्राफी इवॉल्व कर रहा है। ये सब हम यहां पढ़ेंगे, पर्सपेक्टिव से लेकर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन से लेकर नेशनल रीजनल प्लानिंग, ये सब हम पेपर 2 में पढ़ेंगे। अब पेपर 1 की दुविधा क्या है? पेपर 1 में द पीपल आर वरीड कि सर नंबर नहीं आता। हाँ, सच्चाई है, पेपर 1 में नंबर लाने के लिए किसी भी ऑप्शनल में आपको कुछ चीजें सीखनी होंगी। पेपर 1 इज theoretical, and when I say theoretical, you will have to understand, you have to go into the technicalities of it. That means आपको टेक्निकल वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, आपको थियरीज यूज करनी पड़ेंगी टू सब्सटैंशिएट समथिंग। हवा में बात हम यहां नहीं कर सकते क्योंकि ये पेपर 1 का है। और स्वाभाविक सी बात है, आप जिसके लिए पेपर लिख रहे हैं, एक ज्योग्राफर आपका पेपर चेक करेगा। मैं ज्योग्राफर से तभी अपनी केमिस्ट्री सेट कर पाऊंगा जब मैं अपनी ज्योग्राफी थ्योरी के माध्यम से उसको दिखाऊंगा। अगर मैं लेमन भाषा में बात करूंगा तो वो क्यों नंबर देगा? तब तो आप जीएस का आंसर लिख रहे हैं। लोगों की गलती यही होती, वो जीएस का आंसर लिखने लगते हैं। पर जिस दिन मैं थियोरेटिकल आंसर लिखूंगा, टेक्स्ट बुक अप्रोच अपनाऊंगा, उस दिन मैं पेपर 1 में 150 प्लस पाऊंगा। अच्छा, पेपर 2 देखते हैं। पेपर 2 तो आप ही के लिए। पेपर 2 अक्रॉस ऑप्शनल सबसे इजी है ज्योग्राफी का। इसको लोग पढ़े भी नहीं तो भी 110 पाएंगे, ये सच्चाई है। क्योंकि इसमें आपको सब कुछ पता है, फिजिकल सेटिंग, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कल्चर, सेटलमेंट, ये सब किसका? इंडिया का। और आप बेहतरीन तरीके से इंडियन ज्योग्राफी जानते भी हैं, नहीं जानते तो बहुत जल्दी जान जाए। और इसमें जो नंबर आता है वो 150 प्लस आराम से आता है, बिल्कुल आराम से आता है। थोड़ी सी मेहनत और आएगा। इधर मेहनत ज्यादा है 150 लाने में, इधर मेहनत कम है और 150 प्लस आराम से आता है। थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं हम अपने सिलेबस को, तो आपको बता दें, पेपर 1 में जो आपका सामना होगा, सबसे पहले एक टॉपिक आएगा जियोमॉर्फोलॉजी। आपने अपने जियो को कैसे मॉर्फ किया है उसकी स्टडी करनी है। आपका इरोजन कैसे हो रहा है, आपका अर्थ कैसे बना, आपकी डिफॉर्मिटीज क्या हैं, कॉन्कॉर्डेंस कहां है, डिस्कॉर्डेंस कहां है, ये सब वर्ड टेक्निकल हैं जो आपको उस समय समझ में आएंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छे खासे क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से आते हैं जो मुझे पढ़ने हैं। अगला क्लाइमेटोलॉजी है, जो सारी चीजें आपके सामने घटित हो रही है, हवा से लेकर, करंट से लेकर, जो भी आपका साइक्लोन बन रहा है, टोर्नाडो बन रहा है, जो चीजें आपके आसपास एटमॉस्फेयर में हो रही हैं, सबको आप क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ोगे। आप यहाँ पे कुछ थियरिस्ट का नाम भी पढ़ने वाले हो और थियरिस्ट आपके पूरे पेपर 1 में भरे रहेंगे। तीसरा ओशनोग्राफी पढ़ेंगे, जहां पे आप ओशन के भीतर का क्या डिपॉजिट्स है, उसके भीतर का क्या बैथिमेट्री है, क्या टेम्परेचर है, क्या हीट है, क्या सॉल्ट है, आप ये सभी वहां पढ़ने वाले हैं। एंड देन यू आर गोइंग टू हैव इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी टू बी स्टडीड, जहां पे आप पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट कैसा है, कैसा ग्लोबल वार्मिंग है, क्या लॉज है, क्या कन्वेंशन है। साथ ही में आप बायो ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जहां आप सॉइल, फ्लोरा, फौना के बारे में पढ़ेंगे, जीन पूल के बारे में पढ़ेंगे। ये सब पढ़ लेने के बाद आपका जीएस तैयार हो चुका है पेपर 1, इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट तैयार हो चुका है जीएस का, और मैं यहां पे ऑप्शनल के हिसाब से भी पढ़ चुका हूं। इसमें जो ऑप्शनल रिलेटेड चीजें हैं वो बस आपका जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी है। इन दोनों में आपको बहुत कुछ जीएस का जनरल पैटर्न दिखेगा, बायो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की बात की जाए तो आप, सॉरी, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात की जाए तो यहां पे जबरदस्त थियरीज है। अच्छा, लोग यहां घबराते हैं, पर हम आपको अश्योर करना चाहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी अगर आप स्माइल के साथ पढ़ लें और समझ कर पढ़ लें, अगर आपके दिमाग में छप गया कि कौन क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी विल बी द मोस्ट सॉट आफ्टर क्वेश्चन बाय यू इन द पेपर। आप दौड़ेंगे कि चलो चल के करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। क्यों? इसमें पर्सपेक्टिव्स आपको पढ़ना है। मेरा ज्योग्राफी कैसे बड़ा हुआ, ज्योग्राफी में क्या क्या चैलेंज आए, कौन ज्योग्राफी के ऊपर क्या बोलता है, ज्योग्राफी के नए एरा को चालू करने के पीछे किसका हाथ है, ये सब मैं यहां पढ़ने वाला हूं। और मैं देखूंगा कि वाह, ज्योग्राफी मेरी मदद कर रहा है। ज्योग्राफी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आपसे बात करेगा। तो पर्सपेक्टिव्स है ह्यूमन ज्योग्राफी में, कुछ थियरिस्ट है जो आपको पढ़ने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी आप बहुत इजीली करेंगे, आप समझेंगे कहां किसका पॉपुलेशन है, कहां किसका सेटलमेंट है। रीजनल प्लानिंग है, हमारे डेवलपमेंट के लिए रीजन मुझे आइडेंटिफाई करना होता है और उसमें कौन सा मॉडल लगाना है, ये सब रीजनल प्लानिंग में आप पढ़ेंगे। इसके बाद ही आपको मिलेगा लॉज, मॉडल्स एंड थियरीज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, जहां पे आप एक से एक जबरदस्त थियरी पढ़ेंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इन थियरीज को पढ़ने के बाद आपका जो डर है रीजनल डेवलपमेंट का या ज्योग्राफी का, सब निकल जाएगा। क्योंकि हम मालथूस भी आएंगे या ऑस्टोव भी आएंगे, एक से एक ये लोग बात करेंगे और बड़ा आसान से हम आपको बताना चाहेंगे, बड़ी आसानी से।
अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी में आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिजिकल सेटिंग है, रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है। इसके बाद में आपका ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल सेटिंग, सेटलमेंट्स, रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, ये सारे आपके इंडियन ज्योग्राफी से संबंध रखते हैं, जो हम आए दिन पढ़ते रहते हैं। ज्योग्राफी की एक मजेदार बात यह भी है कि आपके करंट अफेयर से पूरा सना रहेगा। तो मैं जितना करंट अफेयर्स ऐसे नॉर्मली भी पढ़ाऊंगा, वो आपके सामने आता रहेगा। अब आइए, आपके सामने अगला एक सवाल है। सवाल यह है कि क्या मेरे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ज्योग्राफी में, उनका नया ट्रेंड बना हुआ है? जी हाँ, हम एकदम क्लियर रहेंगे यहाँ पे। Geography is a research-based subject, and hence you can expect some trends. Some trends that I have identified is in front of you. Number one, the questions would not be as straightforward. मतलब कुछ questions हो सकते हैं, पर हर क्वेश्चन में आपको इंटरडिसिप्लिनरी नेचर दिखेगा। मतलब एक का लिंक दूसरे से, पेपर 2 का लिंक पेपर 1 से, एक थ्योरी का लिंक किसी और से। तो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर रहने वाला है, और ये आपके लिए अच्छा है। अगर मैं किसी चीज को 3-4 एंगल से पढ़ लेता हूं, तो मेरा ये मामला सेट हो जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर इज गुड फॉर मी। सेकेंड, applied part. Now, since last 7-8 years, the questions are not only on what, but the question is upon why and how of it. How something of geomorphology can help human beings. How channel morphology is applied to the human welfare geography. तो आप उसका एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, और एप्लीकेशन लोग इसको मुश्किल मानते हैं। अगर आपने थ्योरी समझ ली है, तो आपको एप्लीकेशन भी उसका आ जाएगा। तीसरा, करंट अफेयर से सना रहता है ज्योग्राफी, तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। स्पेसिफिक क्वेश्चन का ट्रेंड बन रहा है। मतलब अब वो आपको नॉर्मल नहीं पूछते, बताओ व्हाट इज दिस। दे वुड आस्क यू व्हाट इज द थ्योरी गिवन बाय दिस पर्सन ओवर दिस। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन भी वो पूछ रहे हैं। वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप रेवेस्टीन को भी पढ़ें, आप मित्तर साहब को भी पढ़ें, और आप बाकी थ्योरिस्ट को भी पढ़ें, ताकि मैं जब स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूं तो आप लिखने लायक रहें। तो आपके दिमाग में चार्ट होना चाहिए कि किसने क्या बोला है। ये थोड़ा मुश्किल है, पर हम आपको फ्लो डायग्राम अप्रोच में सब कराएंगे। क्लैरिटी आपको रखनी पड़ेगी ऑफ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड व्हाट आई हैव टू राइट एंड व्हाट हैव आई स्टडीड। रिलेशन विद इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में आप देखेंगे, पेपर 1 में भी आजकल क्वेश्चन पेपर 2 से लिंक करके पूछ रहा है। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि जब मैं पेपर 1 को वे फॉरवर्ड में कुछ लिखना चाहता हूं, तो मैं इंडियन ज्योग्राफी को वहां लिख सकूं। और इन्वायरमेंटल आइडियाज बहुत सारे आ रहे हैं पेपर में, क्योंकि आपका इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको हम एक ट्रेंड के माध्यम से भी आपको दिखाते हैं, देखिएगा। जियोमॉर्फोलॉजी अच्छा खासा नंबर का हमेशा पूछा गया है। क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी, ये तीन तो आपके फिजिकल ज्योग्राफी की जान हो गई, ऑप्शनल की। इसके बाद में अगर आप देखेंगे, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी क्वेश्चंस ठीक ठाक पूछे जा रहे हैं। बायो ज्योग्राफी अभी गिर रहा है, पर कब उठ जाए पता नहीं। तो बायो ज्योग्राफी भी अच्छा खासा पूछा जाएगा आपसे। चूंकि इन्वायरमेंटल कन्वेंशन ये सब न्यूज में रहते हैं, इसीलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबको देखना और अपने क्वेश्चन या नोट्स में सना के रखना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। प्लस अब आप अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या सर मेरे पास कोई रिसोर्सेज अवेलेबल है? भरमार है। एनसीईआरटी में हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप ये 3 एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें ज्योग्राफी के लिए। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये आप जरूर पढ़ लें, ताकि आपको बेस मिल जाए ऑप्शनल के लिए। इसके बाद में हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंद्र सिंह सर का जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी और आपका क्लाइमेटोलॉजी, ये आप अलग से ले लें। ये सारी अलग अलग इंडिविजुअल बुक है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की भी है, सविंद्र सिंह सर की बुक है, बहुत बेहतरीन किताब है, आप इसको ले लें, क्योंकि ऑप्शनल के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आई स्टिक माई सेल्फ टू, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टिक टू, माजिद हुसैन सर का मॉडल्स इन ज्योग्राफी एंड इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। इन दोनों को अगर आप समझ लेते हैं, तो आप एक इवोल्यूशन और मॉडल्स पढ़ लेंगे। इसके अलावा अगर कुछ देना है, तो हम आपको खुद पढ़ के देंगे, आपको लेने की जरूरत नहीं है। पर ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप ये दोनों को चुनकर अपने पास रख सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं अपनी रीडिंग के लिए। तो अगला हमारा सवाल है कि मैं पढ़ तो लिया, मेरे पास कंटेंट आ गया है। आपके आंसर राइटिंग का एक बहुत बड़ा पैमाना है जो हम आपको बताना चाहेंगे। आप ऑप्शनल की आंसर राइटिंग बहुत अलग तरीके से होती है एज कंपेयर टू जी। सबसे पहला तो मेरे पास कंटेंट होना ही चाहिए। उसके बाद मुझे अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। मैं हर कुछ नहीं लिख सकता हूं। तीसरा, मुझे कुछ एक्स फैक्टर्स अपने साथ चाहिए। और लास्ट में, चूंकि मैं ऑप्शनल की आंसर राइटिंग कर रहा हूं, इसीलिए लास्ट में आप याद रखिएगा, मुझे टेक्निकल वर्ड्स चाहिए ही चाहिए। विदाउट राइटिंग टेक्निकल वर्ड्स इन योर पेपर, यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स, यू विल नॉट गेट मार्क्स। तो कंटेंट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन चाहिए। आई नीड सम एक्स फैक्टर्स। एक्स फैक्टर्स क्या होंगे? आपके पास कुछ फ्लो डायग्राम्स होंगे, आपके पास कुछ मैप्स हो सकते हैं,
कुछ चार्ट्स हो सकते हैं, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। एंड टेक्निकलिटीज अगर आप देखेंगे तो मुझे वर्ड्स डालने पड़ेंगे। दैट मीन्स आई हैव टू फॉलो अ टेक्स्ट बुक अप्रोच। दिस इज प्रिसाइजली फॉर पेपर वन, दिस इज प्रिसाइजली फॉर पेपर वन। For paper 2, I could be somewhat general. For paper 2, I could be general. But for paper 1, I have to be having a textbook approach. मुझे textbook approach अपनानी पड़ेगी। साथ ही में हम आपको बता दें, अगर आप इस देख रहे हैं स्लाइड को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आंसर राइटिंग ऑप्शनल का बहुत अलग है, क्योंकि आप टेक्निकल लिख रहे होते हैं ऑप्शनल में, जीएस में आप जेनरिक होते हैं। आप ऑप्शनल में एग्जाम्पल, फैक्ट्स और करंट अफेयर्स को सुनाते हैं। आप थियरीज और थियरिस्ट का नाम देते हैं ऑप्शनल में, क्योंकि इन दोनों से ही आप सब्सटैंशिएट करना चाहते हो अपने आंसर को, और आप यहां रैपो बना रहे हो किसके साथ? एग्जामिनर के साथ। यू हैव टू सेट अ रैपो विद द एग्जामिनर। प्लस मैप्स और डायग्राम्स आपको बनाना है, और आपको इंटीग्रेशन करना है पेपर 1 का पेपर 2 से, पेपर 2 का 1 से। ये चीज अगर आप कर लेते हैं तो आप ऑप्शनल की आंसर राइटिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो शायद नंबर जिस हिसाब से हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं आ पाएंगे। ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी। तो आंसर राइटिंग हैज टू बिगिन वंस यू हैव द कंटेंट। स्टार्ट राइटिंग आंसर्स एंड ट्राई डेवलपिंग लॉट ऑफ आइडियाज हियर। ये आपको करना पड़ेगा। तो आपके साथ हमने ये बताया अभी कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम आ रहे हैं आपके साथ, और जियो म्यूजिंग्स कोर्स है हमारा। दिस जियो म्यूजिंग्स कोर्स हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड दिस is a fascinating course for the people who have love for geography. ये क्लासेस आपकी चलेंगी। पेपर 1 हम लोग चालू कर चुके हैं, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय द जर्नी। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टू टेक एन एज इवन इन जीएस, even in current affairs, even in your personality development. Of course, that is going to happen with you. You are going to be very much benefited in your personality test, that is interview. बहुत मदद मिलेगा आपको। आपको एसे में मदद मिलेगा, आपको आंसर राइटिंग में मदद मिलेगा, ये हमारा अश्योरेंस। तो जियो म्यूजिक से जियो चिंतन में, जो कि इंग्लिश में होगा, मतलब आई वुड लाइक टू बी देयर एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन हिंदी ऑल्सो, प्लस आई वुड बी देयर इन इंग्लिश ऑल्सो, दोनों ही चीज होगी। तो आप में से जो भी इंग्लिश या हिंदी जो समझ सकते हैं बेहतर, वो जुड़ सकते हैं जियो म्यूजिक कोर्स में, जो चालू हो चुका है। इसका सब्सक्रिप्शन आप ऑप्शनल का ले सकते हैं। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाके ले सकते हैं, और वहां पे आपको एक कोड डालना होगा, सीएमसी फॉर ज्योग्राफी, टू बी एसोसिएटेड विद मी। आपको एक सीएमसी कोड डालना होगा, ये डालकर आप ले सकते हैं। और आपको यही बता दें हम कि ऑप्शनल आपके लिए बहुत वाइज डिसीजन है, पर बहुत समय इस पे व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है आपको। आप 20 दिन लें, 25 दिन लें, पर आप एंड तक ये डिसाइड कर लें कि मुझे क्या पढ़ना है। अगर आप 25 दिन, 30 दिन बाद भी ये सोचते हैं कि नहीं, अब ये पढ़ के मैं कुछ और पढ़ना चाहता हूं, तो इसका मतलब है आप डिसीजन नहीं ले सकते। जो एग्जामिनेशन से आप डीएम बन के डिसीजन लेने वाले हैं, उसके पहले ही अगर आप सोच लें कि हाँ मैं डीएम हूं और मैं डिसीजन ले सकता हूं, तो शायद आपका बेहतर हो जाए। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। और आपको बता दें, हमारा मेंस एडमिशन प्रोग्राम भी है, जिसमें एसए हम आपको कराएंगे। तो आप 999 में 9999 में मेंस एडमिशन प्रोग्राम ले सकते हैं। सीएमसी कोड यूज करना मत भूलिएगा। साथ ही में हमारा एआई का आंसर इवैल्यूएशन, इंटरव्यू गाइडेंस चलता रहता है। आप सीएमसी कोड पर यहाँ पे भी लाभ ले सकते हैं। प्लस ऑप्शनल ऑलरेडी स्टार्टेड, ज्योग्राफी इंग्लिश में चालू हो चुका है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और आपको बहुत फायदा मिलेगा इफ यू आर देयर विद मी। शायद हम दोनों का अगर बॉन्ड बन पाएगा हमारा और आपका, तो बेहतर शायद हम लोग कर पाएंगे। और एक ही चीज एंड में बोलेंगे कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता अपने आप ही आपके पास में आएगी। तो ऑप्शनल के ऊपर ये डिस्कशन था। आराम से इसको वीडियो को फिर से देखिएगा, और डिसाइड करके ऑप्शनल हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या ऑप्शनल है और आप इसको कैसे चुने हैं। जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।